एथिक्स के इस दूसरे व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले व्याख्यान में हम लोग ने देखा कि हम लोग एथिक्स या फिर नीति शास्त्र की परिभाषा किस प्रकार से बनाते हैं। आप सभी को याद होगा कि नीति शास्त्र के लिए हमने जे मैकेंजी के द्वारा दी गई एक आदर्श परिभाषा को तर्क के साथ स्वीकार किया था और ये परिभाषा थी Ethics is the study of distinction between good and bad conduct, अर्थात अच्छे और बुरे आचरण के मध्य विभेद करने के अध्ययन को नीति शास्त्र कहा जाता है। हमने देखा कि इस परिभाषा को ग्राह्य करने से पहले हमें इसके कुछ मूलभूत बिंदुओं को समझना अनिवार्य हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर ये अध्ययन है तो किस प्रकार का अध्ययन है? क्या ये वर्णनात्मक है या फिर ये नियामक है? दूसरा, अच्छे और बुरे के मध्य विभेद करने का मापदंड, पैमाना, पैरामीटर या फिर क्राइटेरियन क्या होगा या फिर क्या होना चाहिए? और तीसरा, एक नीति शास्त्री सदैव आचरण शब्द का प्रयोग क्यों करता है, कार्य का क्यों नहीं करता, व्यवहार का क्यों नहीं करता, और इसी संदर्भ में आचरण और कार्य में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एक्शन एंड अ कंडक्ट? इन प्रश्नों का उत्तर खोजते हुए हम लोगों ने देखा कि नीति शास्त्र की अनेकानेक विधाएं, अनेकानेक पक्ष या आयाम होते हैं, जिनमें से कुछ तो नियामक होते हैं, नॉर्मेटिव होते हैं, और कुछ वर्णनात्मक होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, और कुछ विश्लेषणात्मक या फिर एनालिटिकल होते हैं। जब हम ये प्रश्न करते हैं कि अच्छा किस प्रकार किया जाए, शुभ का पैमाना क्या होगा या क्या होना चाहिए, तो हम नियामक नीति शास्त्र की चर्चा करते हैं। शुभ तत्व कौन कौन से होते हैं, इनकी सूची किस प्रकार से बनाई जाए, ये वर्णनात्मक या व्याख्यात्मक होते हैं। लेकिन शुभ का मतलब क्या होता है और ये अशुभ के मतलब से, अभिप्राय से किस प्रकार से अलग होता है, ये विश्लेषणात्मक होता है। तो हम पाते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स में आमतौर पे एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स आती है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल एथिक्स में हम लोग के पास मेटा एथिक्स या अधिनीति शास्त्र आती है। हमने ये भी देखा कि किसी भी कार्य को आचरण कहे जाने के लिए उसे कम से कम 3 पैमानों पर खरा उतरना अनिवार्य होता है। नंबर 1, उस कार्य को करते समय अगर हमारे पास विकल्पों की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस है, तो हम उसे कंडक्ट कह सकते हैं। नंबर 2, उन उपलब्ध विकल्पों में से चुनाव करने के लिए अगर हम स्वतंत्र हैं, अर्थात हम किसी दबाव में आके, किसी परिस्थिति जन्य रूप में अगर उस कार्य को नहीं कर रहे, बल्कि संकल्प की स्वतंत्रता या फिर फ्री विल के साथ कर रहे हैं, तो वो कार्य आचरण है। और नंबर 3, अगर उस कार्य को करते समय समाज के अन्य सदस्यों पर भी इसका कुछ सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तभी वो आचरण कहा जाएगा। और स्मरण रहे कि नीति शास्त्र की विधा के क्षेत्र में केवल और केवल आचरण आता है। अगर वो कार्य है, व्यवहार है, तो ना तो वो नैतिक होता है, ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वो निर्नैतिक बन जाता है। तो अगर मैं कहूं कि मेरी कलम का रंग काला है, तो ये नैतिक कथन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्णनात्मक कथन है। लेकिन अगर मैं कहूं मुझे सदैव अपनी कलम अपने पास रखनी चाहिए, तो ये एक नैतिक कथन कहा जाएगा। अपनी परिचर्चा में हमने ये भी देखा कि आमतौर पे अच्छे और बुरे, शुभ और अशुभ को पहचानने का पैमाना
सर्वप्रथम और सर्वप्रख्यात रूप से डेविड ह्यूम नाम के एक आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक ने दिया था। उन्होंने कहा कि है और चाहिए के मध्य सदैव एक विभेद, एक गैप बना रहता है, क्योंकि है तथ्यात्मक होता है, फैक्चुअल होता है, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता। लेकिन चाहिए तथ्यात्मक नहीं होता, अपितु मूल्य परक होता है। इसमें चाहिए की भावना या फिर अपेक्षा छुपी हुई होती है। तो जब है और चाहिए एक्चुअल वैल्यू और एस्पायरेशनल वैल्यू के मध्य विभेद दिखाई देता है, तो हमारी ये स्वाभाविक प्रकृति होती है कि हम उस विभेद को न्यूनीकृत करने का प्रयास करते हैं, मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं। गौर कीजिए, डेविड ह्यूम ने ये कभी भी नहीं कहा कि है और चाहिए, तथ्य और मूल्य एक हो सकते हैं। ऐसा भला क्यों? क्योंकि तथ्य सदैव परिस्थिति जन्य होते हैं और परिस्थितियां सदैव हमारे नियंत्रण में रहें, ये अनिवार्य नहीं होता। ऐसे में हम कभी भी नहीं कह सकते कि आदर्श परिस्थिति को आप वास्तविक परिस्थिति बना पाएंगे। लेकिन हम इतना प्रयास तो कर सकते हैं कि चाहिए और है, इज और ऑट के बीच की जो दूरी है, उसे कम से कम करने का प्रयास करें। तो हर वो आचरण जो है और चाहिए के विभेद को न्यूनीकृत करने का प्रयास करे, उसे हम नैतिक कार्य या नैतिक आचरण कहते हैं। और हर वो कार्य जो है और चाहिए के विभेद को बढ़ाने का काम करे, उसे हम अनैतिक कार्य कहते हैं। और इस प्रकार गुड और बैड के बीच में विभाजन के मापदंड को एक सिद्धांत के रूप में डेविड ह्यूम स्थापित करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में नैतिकता के उद्भव को लेकर के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, लेकिन अगर हम लोग मोटे मोटे तौर पर बात करें तो दो ढांचे या रूपरेखा या मॉडल उभर कर हमारे सामने आते हैं। यूनिवर्सल मॉडल या सार्वभौमिक ढांचा और इंडिविजुअलिस्टिक मॉडल या फिर वैयक्तिक ढांचा। सार्वभौमिक ढांचे को कभी कभी हम लोग पारंपरिक ढांचा भी कह करके बुलाते हैं, सार्वभौमिक ढांचा भी कह करके बुलाते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल मॉडल कुछ ऐसे नियामक तत्वों की चर्चा करता है जो हर किसी के ऊपर हर जगह अनिवार्य रूप से आरोपित होने चाहिए। ऐसा करने से हमें कई फायदे भी मिलते हैं। हमें एक सुरक्षा बोध होता है और हमारी सामूहिक प्रगति होती है। लेकिन इस प्रकार की सार्वभौमिक नैतिकता से कुछ नुकसान, कुछ अवगुण भी होते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी बौद्धिकता को इसमें जगह नहीं मिलती, क्योंकि आप नियमों का जैसा का तैसा पालन कर रहे होते हो। और नंबर 2, इसमें जब आप परिचर्चा को आरंभ करते हैं या इसको आप स्वीकार करते हैं, तो आप मानते हैं कि आपकी सामूहिक प्रगति भले ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमारी वैयक्तिक प्रगति धीमी पड़ जाती है या फिर रुक जाती है। एक सरलतम उदाहरण के द्वारा मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। आपको याद होगा, जब आप पढ़ने के बाद नौकरी खोज रहे थे या जॉब सर्च कर रहे थे, तो निश्चित रूप से आपके दादाजी या दादी जी की ये अपेक्षा रही होगी कि आप घर के पास में रह करके ही काम करें। मतलब आप सदैव उनकी नजरों के सामने रहें। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। हर माता पिता, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी नजरों के सामने बने रहें, और इसलिए वो यूनिवर्सल मॉडल ऑफ मोरालिटी को इम्पोज करना चाहते हैं। लेकिन आपने पाया होगा कि जब आप अपने घर के आसपास या अपने क्षेत्र या अपने शहर में ही अपनी नौकरी खोजते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समझौता करना पड़ता है।
हो सकता है आप अपने शहर और क्षेत्र को छोड़ करके कहीं बाहर जाने को तैयार हो जाते, किसी अलग समय पे या टाइम पीरियड में काम करना चाहते, किसी अलग परिस्थितियों में काम करना चाहते, तो आपके प्रमोशंस भी ज़्यादा होते, शायद आपकी सैलरी भी ज़्यादा होती। तो अगर आप दादा-दादी जी की बातों को मान करके उसी क्षेत्र में रुक गए और घर में रहकर आसपास ही काम करने लगे, तो परिवार की प्रगति तो हुई, परिवार में एक सामूहिकता का बोध आया, लेकिन आपकी वैयक्तिक प्रगति, इंडिविजुअल प्रोग्रेस कहीं न कहीं थोड़ी-सी धीमी पड़ जाती है। और अगर आप अपनी वैयक्तिक प्रगति के लिए अपने क्षेत्र, अपने परिवार को छोड़कर कहीं बाहर चले गए, तो निश्चित रूप से आपकी वैयक्तिक प्रगति ज़्यादा होगी, इसकी संभावना बनी रहेगी, लेकिन कहीं न कहीं आपका सुरक्षा बोध खो गया और आपके परिवार की, क्षेत्र की, कुनबे की सामूहिक प्रगति धीमी पड़ गई। तो आपने देखा कि सार्वभौमिक ढांचे के कुछ नफ़े भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। ऐसे में इस सार्वभौमिक ढांचे से हटकर कभी न कभी गाहे-बगाहे, जाने-अनजाने में हम नैतिकता का अपना ढांचा बना लेते हैं, जिसको हम वैयक्तिक, बौद्धिक ढांचा कह कर के बुलाते हैं। गौर करें कि इस वैयक्तिक ढांचे में भी हम ऐसा कभी नहीं कहते कि हम नैतिक नहीं बनेंगे। बेशक हम नैतिक बनेंगे, लेकिन हमारा मानना सिर्फ ये है, मेरी नैतिकता मैं खुद बनाऊँगा, मैं किसी और के द्वारा आरोपित नैतिकता को जैसे का तैसा स्वीकार नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैं एक बौद्धिक, मैं एक तार्किक प्राणी हूँ, तो मुझे इस बात का पूरा अधिकार है कि मैं अपने नियमों की संरचना स्वयं करूँ। ऐसे में जिस नैतिकता का हम पालन करते हैं, उसे हम पर्सनलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक या रिफ्लेक्सिव मोरालिटी कह कर के बुलाते हैं। ऐसी नैतिकता में हम पाते हैं कि हमारी वैयक्तिक प्रगति बहुत अधिक गति से होती है। आवर इंडिविजुअल प्रोग्रेस इज स्पीड्स अप। न सिर्फ ये, बल्कि हमें इस बात का आत्मसंतोष भी होता है कि हमारी तार्किकता, हमारी बौद्धिकता को नियमों के निर्माण में उचित जगह दी गई है। लेकिन इसमें ये खामी भी होती है कि हमारी सामूहिक प्रगति, हमारा सुरक्षा बोध कहीं न कहीं खो जाता है। तो हमने पाया कि सार्वभौमिक ढांचे और वैयक्तिक ढांचे के अपने-अपने नफ़े, अपने-अपने नुकसान हैं। कोई भी मॉडल खुद में ओवरऑल कंप्लीट नहीं होता। ऐसे में हम अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों ढांचों के बीच में घूमते रहते हैं। और इसीलिए अगर आपको याद होगा, अपनी पिछली परिचर्चा में हम लोग ने इस बात को कहा भी था, मोरालिटी इज़ जस्ट लाइक अ फैशन। It comes, it goes, and it comes back in a new wrapping. नैतिकता बिल्कुल फैशन के समान होती है। ये आती है, चली जाती है। कुछ वक्त के उपरांत एक नवीन कलेवर में ये दोबारा लौटकर हमारे पास आती है। यही तो वजह है, जब आप बचपन में अपने सामूहिक परिवार में रहा करते थे, तो सदैव आपकी इच्छा ये हुआ करती थी, मैं अलग रहूं, अपने निर्णय स्वयं लूं, कोई मुझे निर्देशित ना करे और मैं अपनी मर्जी का मालिक स्वयं बनूं। लेकिन कालांतर में जब आप बड़े हो जाते हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक खुद बन जाते हैं, आप अलग रहने लगते हैं, तब आपके अंदर कुछ समय के पश्चात ये भाव आता है, कोई तो हो कोई तो हो जो मेरी बात को सुने, जब मैं देर से आऊं तो मुझसे प्रश्न करे, कभी मुझे डांटे और जब मैं कोई अच्छा काम करूं तो मेरी प्रशंसा भी करे। विच मीन्स वी डेफिनेटली नीड एन अप्रूवल फ्रॉम आवर सोसाइटी, यानी हमें अपने समाज, अपने चारों तरफ के रहने वाले लोगों के द्वारा एक लाइसेंस, एक अनुमति चाहिए होती है। ये हमारी अपेक्षा होती है और इसीलिए हम वापस उसी सामूहिक कुटुंब में वापस लौटना चाहते हैं और इस प्रकार हम यूनिवर्सल
और इंडिविजुअल मॉडल के बीच में कहीं न कहीं झूलते रहते हैं। हमने देखा इस प्रकार की नैतिकता विशेष तौर पर जो सार्वभौमिक नैतिकता होती है, ये सबसे अधिक धर्म हमारे ऊपर आरोपित करते हैं और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे एथिक्स शब्द की उत्पत्ति ईथोस, एथिका, मोर्स या मोरैस से होती है, जहाँ रिलीजन शब्द की उत्पत्ति रिलीजियो या रेलिगारे से होती है, लेकिन इनका मूल आशय तो एक ही है, चीजों को जोड़ कर रखना, चीजों को अनुशासित, व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण वातावरण में रखना। और अगर ऐसा है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि धर्म में भी नैतिकता और नैतिकता में भी धर्म का पुट छुपा हुआ होता है। तो जब धर्म आपके लिए कुछ नियमों का निर्माण करता है, तो कोई भी धर्म कोई चाहे क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो या फिर इस्लाम ही क्यों ना हो, सभी धर्म अपनी आदर्श अवस्था में सैद्धांतिक रूप से वही बातें कहते हैं जो नैतिक कथन बन सकते हैं। और मैं इस बात का दावा कर सकता हूं, जगत का कोई भी धर्म ऐसा नहीं होता जो नैतिकता के विपरीत जाए। अब ये बात दूसरी है कि जब वो आवश्यकता से अधिक कर्म कांडीय हो जाते हैं, तो कालांतर में कभी कभी वो हमको नैतिकता के परे जाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अपने शुद्धतम स्वरूप में हर धर्म, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, नैतिक ही होता है, नैतिक कथनों का समर्थन करता है और उन्हें परिमार्जित करने, आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं होता जो क्षमाशीलता, दया, उदारता, प्रेम, करुणा, मुदिता, प्रज्ञा की चर्चा न करता हो। याद करें, बाइबल के शुरुआती कथन में कहा जाता है, ओ लॉर्ड फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। अर्थात जो अज्ञानी है या जो मासूम है, उसे क्षमा करो। इस्लाम हमें ज़कात की शिक्षा देता है, अर्थात आप दूसरों की मदद करें, यही आपका धर्म है। हिंदू धर्म सदैव अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए प्रशिक्षित करता है, अर्थात आप अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करो, यही सबसे बड़ा धर्म होता है। तो भला ऐसा कौन सा धर्म है जो नैतिकता के खिलाफ जाता हो? शायद कोई भी नहीं। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि धर्म और नैतिकता के बीच में एक जुड़ाव, एक अंतर संबंध निश्चित रूप से मौजूद होता है। लेकिन जब एक दार्शनिक, एक चिंतक नैतिकता की चर्चा करता है, तो वो केवल धर्म की बात नहीं कर रहा होता, बल्कि सैद्धांतिक रूप से कुछ ऐसे अनिवार्य मापदंडों का निर्माण करने का प्रयास करता है, जिसके द्वारा हम नैतिकता को समझ सकें, और अगर हम समझ पाएंगे, तो इस बात की संभावना है कि हम नैतिक बन जाएंगे। सबसे पहले मैं उदाहरण लेना चाहूंगा सुकरात का, जिन्होंने कहा वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है। और जब सुकरात ने ऐसा कहा होगा, तो ये कहने की प्रक्रिया में उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात मानी होगी कि मनुष्य, खासतौर पे सामाजिक, बौद्धिक मनुष्य स्वभावगत रूप से नैतिक होता है, आंतरिक रूप से नैतिक होता है। आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे लोग अनैतिक भी होते हैं। अगर आप ऐसा कहेंगे, तो सुकरात कहेंगे आपकी ये बात पूरी तरह से स्वीकार है कि व्यावहारिक रूप से लोग नैतिक भी हो सकते हैं, अनैतिक भी हो सकते हैं। लेकिन स्मरण रहे, और आप इसे अपने अनुभव से जानेंगे, कि हम में से अधिकांश लोग अगर अनैतिक कार्य करते हैं, तो वो अनैतिक कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि शायद उनको पता ही नहीं होता कि इस प्रकार का आचरण करना
अनैतिक होगा, जैसे छोटे बच्चे, जैसे मानसिक रूप से थोड़े से कमजोर लोग, जैसे वो लोग जिनको नैतिकता की संपूर्ण समझ या शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। और यही वजह है कि जब भी आप किसी अनैतिक व्यक्ति के पृष्ठभूमि को खंगालते हो, तो आपको मिलता है कि कहीं न कहीं वहां पर ज्ञान या परिस्थितियों का अभाव रहा। तो सुकरात कहेंगे, यदि किसी भी बौद्धिक व्यक्ति को, एक एडल्ट को, जिसे सुकरात सिटीजन कह करके बुलाते हैं, तो सिटीजन तो वही है जो बौद्धिक होगा, जो जिम्मेदार यानी कि उत्तरदायी होगा और जो चीजों को निष्पक्ष भाव से समझ पाएगा। तो सुकरात कहते हैं कि अगर आप सिटीजन को अच्छे और बुरे के मध्य विभेद के मापदंड दे दोगे, तो संभावना है कि वो अच्छे की तरफ ही झुकेगा, क्योंकि बुरा तो वो अज्ञानतावश था। आप उसकी अज्ञानता का निवारण कर दो, उसे ज्ञान प्रदान कर दो, उसे मापदंड दे दो, उसे सिद्धांत दे दो, उसे समझा दो, तो वो नैतिक बनेगा, बिकॉज मैन इज इंट्रिंसिकली गुड। स्मरण रहे, कुछ चिंतक इसके विपरीत भी मानते हैं। आप सबने सामाजिक राजनैतिक दर्शन में टॉमस हॉब्स को पढ़ा होगा। और टॉमस हॉब्स जब सामाजिक समझौते का सिद्धांत देते हैं, तो इस प्रक्रिया में वो मनुष्य को निहायत ही स्वार्थी बताते हैं। उसे स्वभावगत या जन्मजात रूप से स्वार्थी बताते हैं, अच्छा नहीं बताते। इनफैक्ट हॉब्स की तो ये बड़ी फेमस सी कोटेशन है, उद्धरण है, जो आपको संभवतः रुचिकर लगेगा। जब टॉमस हॉब्स कहते हैं, "Do not think that the man is going to raise the smallest finger of his hand to help you if he is not helping himself in doing so." आप इस बात की कल्पना भी ना करें कि कोई भी व्यक्ति आपकी सहायता करने के लिए अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली भी उठाएगा, अगर ऐसा करने में वो स्वयं की सहायता ना कर रहा हो। और अगर व्यक्ति ऐसा है, तो भी उसको नैतिकता को समझने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि नैतिकता को समझकर ही वो अपने इस अनुचित चरित्र को सुधार सकता है। तो दोनों चीजों में, चाहे आप मैन को इंट्रिंसिकली गुड मानो या आप मैन को इंट्रिंसिकली सेल्फिश मानो, सबसे पहले आपको उसे नैतिकता के मापदंडों से परिचित कराना ही पड़ेगा। और इसीलिए वर्च्यू इज नॉलेज, क्योंकि अगर आप वर्चुअस बनना चाहते हो, तो पहले आपको नॉलेजेबल बनना पड़ेगा। अगर आप नैतिक बनना चाहते हो, तो पहले आपको नैतिकता से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, उसे आत्मसात करना पड़ेगा। उसके बिना नैतिकता का हर दावा खोखला हो जाएगा। यू वुड नॉट बिकम मॉरल, रादर स्यूडो मॉरल। और ऐसे स्यूडो मॉरल बनाना फिलॉसफर का काम कभी नहीं रहा, कदापि नहीं रहा। तो इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम नैतिकता का सिद्धांत जो लिखित व्यवस्थित रूप में हमारे पास आता है, वो अरस्तु ने निकोमेकियन एथिक्स नाम के ग्रंथ में दिया। ऐसा माना जाता है, हालांकि कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, कि निकोमेकियन एथिक्स नीति शास्त्र के संदर्भ में लिखा गया पहला सर्वस्वीकार्य ग्रंथ है। और इसको निकोमेकियन क्यों कहा? कुछ लोग नाइकोमेकियन भी कहते हैं, क्योंकि ग्रीक भाषा में नाइकोमेकियन का मतलब होता है एक आम आदमी या एक सामान्य व्यक्ति। तो सामान्य व्यक्ति की नैतिकता क्यों कही? शायद इसलिए कही होगी क्योंकि अरस्तु का मानना था, अपवादजनक परिस्थितियों में या विशिष्ट व्यक्तियों के लिए हो सकता है ये नैतिकता के मापदंड कार्य न करें, लेकिन सामान्य व्यक्तियों के लिए सामान्य परिस्थितियों में ये नैतिक नियम या ये मापदंड निर्विवाद होते हैं और स्वीकार्य होते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि नाइकोमेकियन
एरिस्टोटल या अरस्तु के पिता का नाम था या फिर उनके पुत्र का नाम था, जिसका मतलब भी यही निकलता है, एक आम व्यक्ति। तो इसलिए अरस्तु ने जिस नैतिक सिद्धांत का निर्माण किया, वो सिद्धांत और मानवीय चरित्र के सदैव दो आयाम या दो हिस्से होते हैं, जिन्हें हम रैशनल एस्पेक्ट और इमोशनल एस्पेक्ट कह करके बुलाते हैं। रैशनल एस्पेक्ट केवल और केवल हमारी बुद्धिमत्ता या विद्वता के सद्गुण के साथ होती है, लेकिन हमारी संवेगात्मक पक्ष या व्यक्तित्व का संवेगात्मक आयाम 6 अलग-अलग सद्गुणों से मिलकर बना होता है। संयम, शौर्यता, प्रेम, उदारता, मित्रता और अंत में न्याय। लेकिन अरस्तु के अनुसार इन संवेगात्मक सद्गुणों के साथ समस्या ये है, ये जन्मजात होते हैं। मतलब आप अपने निरंतर प्रशिक्षण और प्रयास के द्वारा इसे और ज्यादा परिष्कृत तो कर सकते हो, आप इसको पैदा नहीं कर सकते, आप इसको उत्पन्न नहीं कर सकते, ये तो जन्मजात होते हैं। तो जिसके में होते हैं उसमें होते हैं, और जिसमें नहीं होते उसमें नहीं होते। यही कारण है कि यदि मुझे किसी भी संगीत के वाद्य यंत्र को बनाने की क्षमता न हो, तो कोई भी संगीत का शिक्षक मेरे अंदर उस क्षमता को उत्पन्न नहीं कर सकता। हाँ, अगर शुरुआत से मेरे अंदर संगीत के प्रति झुकाव हो, तो मेरे संगीत के शिक्षक मेरी उस कौशल का विकास अवश्य कर सकते हैं, उसे बेहतर बना सकते हैं। बेहतर बना सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते। सद्गुण भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। लेकिन फिर अरस्तु कहते हैं कि इन सद्गुणों के साथ समस्या ये है, चूंकि ये संवेगात्मक हैं, इमोशनल हैं, और हमारे संवेग ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे सद्गुण भी फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। कभी कभी हम बहुत ज्यादा साहसी बन जाते हैं, कभी कभी हम कायर बन जाते हैं, कभी कभी हम बहुत ज्यादा दानवीर बन जाते हैं, और कभी कभी हम इतने कम दानवीर हो जाते हैं कि हम कंजूस की श्रेणी में आ जाते हैं। कभी कभी हम अपने प्रियजनों से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगते हैं, इतना ज्यादा प्रेम कि वो सफोकेटेड फील करने लगे, और कभी कभी हम इतना कम प्रेम करने लगते हैं कि वो इग्नोर्ड फील करने लगते हैं। तो उचित अवस्था क्या होगी? अरस्तु ने कहा, संवेगात्मक सद्गुण कभी भी नैतिकता को जन्म नहीं दे सकते, क्योंकि गुण और अवगुण, वर्च्यू और वाइस दो अलग अलग चीजें नहीं होती। वास्तव में वो एक ही चीज होती हैं, और जब भी वो अतिरेक पे चले जाएं तो वो अवगुण बन जाती हैं, और जब भी वो साम्यावस्था में रहें तो वही सद्गुण बन जाती हैं। So any kind of virtue which goes to the extreme would be called as vice, and any kind of virtue which is maintained in a balanced position, in a homeostasis, would be called as virtue. बट हमको कैसे पता चलेगा कि वो गुण अतिरेक में ना जाकर के किस बिंदु पर आएंगे तो साम्यावस्था में बने रहेंगे, बैलेंस पोजीशन में बने रहेंगे? अरस्तु कहते हैं, उसके लिए हमारे चरित्र का बौद्धिक पक्ष जिम्मेदार होता है। वो बौद्धिक पक्ष जिसमें विद्वता या बुद्धिमत्ता नाम का सद्गुण विद्यमान होता है, क्योंकि यही एक ऐसा सद्गुण होता है जो अन्य सभी सद्गुणों को नियंत्रित रखता है। और इसी से मिलता जुलता एक उदाहरण है, जब आप यूनानी जगत में अपोलो नाम के गॉड के चित्र को देखें, वास्तव में अपोलो का मतलब सूर्य ही होता है, तो भारतीय परंपरा में सूर्य देव का चित्रण देखें या फिर यूनानी परंपरा में अपोलो को देखें, दोनों का चित्रण एक ही प्रकार का होता है। एक योद्धा जो अपने रथ पर बैठा हुआ है, और उसके आगे 7 घोड़े लगे हुए हैं, और लगाम उस व्यक्ति के हाथ में है। तो कितनी साम्यता हमको दिखाई देती है यूनानी और भारतीय दर्शन के मध्य।
ये जो घोड़े आगे लगे हुए हैं रथ के, ये हमारे संवेगात्मक मूल्य हैं, क्योंकि ये हमको आगे तो ले जाते हैं, लेकिन इनके अनियंत्रित होने की संभावना भी बनी रहती है। ये लगाम जो कि सभी घोड़ों को नियंत्रित करके रखती है, ये और कुछ नहीं बल्कि हमारा बौद्धिक सद्गुण है, जिसको हम विद्वता या विज़डम के नाम से जानते हैं। और ये लगाम जिसके हाथ में है, उसको हम ह्यूमन सोल कह कर के बुलाते हैं या फिर ह्यूमन कैरेक्टर भी कह कर के बुलाते हैं। तो याद रखिए, कंडक्ट और कैरेक्टर दोनों एक दूसरे से अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं। कैरेक्टर या चरित्र नियंत्रण देता है, आंतरिक होता है, जबकि कंडक्ट या आचरण बाह्य जगत में दिखाई देता है। लेकिन फिर भी चरित्र और आचरण, कैरेक्टर और कंडक्ट एक ही सिक्के के दो पहलुओं के रूप में समझे जा सकते हैं। आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, तो आपका कंडक्ट भी अच्छा बनेगा। और अगर आप बारंबार अच्छा कंडक्ट करते हो, तो ये इस बात का साक्षात प्रमाण है कि आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र भी अच्छा है। तो इस प्रकार हमारी बौद्धिकता या हमारी विद्वता, जिसको हम विज़डम कह कर के बुलाते हैं, हमारे किसी भी सद्गुण को अतिरेक पर जाने से रोकता है, थामता है और उन्हें सामंजस्य में बनाकर रखता है। और यही आदर्श नैतिक आचरण होगा। और इसको अरस्तु ने थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन या स्वर्णिम माध्य के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। ये बड़ा ही आकर्षक सिद्धांत था और अनेकानेक लोगों ने इसको स्वीकार किया, लेकिन इसके अंदर कुछ खामियां भी थी। सबसे बड़ी खामी तो ये थी, जिससे आप सभी परिचित होंगे। अगर आप सद्गुणों को जन्मजात मान लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप समाज को एक हायरार्की में, एक वंशानुगत व्यवस्था में विभाजित कर रहे हैं। तब तो कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, और तब तो लोगों में सुधार की संभावना कम हो जाएगी। ये अरस्तु की पहली आलोचना थी। दूसरी आलोचना ये कि अरस्तु सदैव सद्गुणों की चर्चा नागरिक या सिटीजन के संदर्भ में करते हैं। अब ये सिटीजन क्यों कौन है? इन्हें अरस्तु ने एडल्ट, एडुकेटेड, मेल एंड द रिस्पॉन्सिबल मेल के रूप में स्वीकार किया। अर्थात वो वयस्क है, वो शिक्षित है, वो नैतिक है, वो जिम्मेदार है, तो ही वो सिटीजन बन सकता है। आलोचकों ने कहा, इस नागरिक की परिभाषा में ना तो बच्चे आएंगे, ना तो बुजुर्ग आएंगे, ना तो महिलाएं आएंगी और ना ही दास आएंगे। तो ऐसा आपने क्यों किया? क्या आप समाज को विभाजित करना चाहते हो? जहां तक मेरी समझ है, अरस्तु के इस कथन के आधार पर हमें अरस्तु की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अरस्तु का ये कथन परिस्थितिजन्य था और उन परिस्थितियों में संभवतः उचित रहा होगा। क्योंकि याद रखिएगा, बच्चे चूंकि अभी सद्गुण और अवगुण के मध्य के विभेद को नहीं समझते, तो वो नैतिक निर्णय लेने में फिलहाल अक्षम होते हैं। निश्चित तौर पे वयस्क होने पर उन्हें ये अधिकार भी दिया जाएगा, क्योंकि वो इसके लिए समर्थ भी हो जाएंगे। और यही तर्क बुजुर्गों के ऊपर भी लागू होता है। महिलाओं को संभवतः इसलिए नहीं रखा गया होगा, क्योंकि महिलाओं की जिसको हम कहते हैं समझ, उनके परिवार, उनके कुनबे के अनुसार निर्धारित होगी या फिर होनी चाहिए। और महिलाओं के विवाहोपरांत दूसरे सिटी स्टेट में चले जाने के कारण, चाहे वो क्रेता हो, कॉरिंथ हो, आयोनिया हो, मालेशिया हो, इलिया हो, तो उनकी वफादारी उस विशेष सिटी स्टेट के लिए बन जाएगी। तो इस कारण वो वफादारी स्थिर न होगी, परिस्थिति के अनुसार बदल जाएगी। शायद इस वजह से अरस्तु ने न रखा हो। और दास को नैतिक क्यों नहीं माना, स्लेव्स को क्यों नहीं माना, इसके पीछे भी एक तर्क है। हमको पता है कि पुरातन काल में दास वो होते थे जिन्हें युद्ध में जीता जाता था।
चूंकि युद्ध में जीता जाता था, तो आपके राज्य के प्रति कभी भी उनकी वफादारी नहीं होती थी। उनकी स्वाभाविक वफादारी तो अपने मूल जन्म स्थान के प्रति होती थी। वो तो दबाव के कारण वो आपके राज्य में आ गए, तो उनसे आप एक आदर्श निष्पक्ष वफादारी की उम्मीद नहीं कर सकते। ये सारे संभावित तर्क हैं जिनके आधार पर हम लोग अरस्तू को इन आलोचनाओं से बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दार्शनिक होने के कारण हमको क्रिटिसिज्म और काउंटर क्रिटिसिज्म दोनों की समझ होना अनिवार्य है। तो ये तो हो क्या पहला सिद्धांत, जिसको हम लोग सद्गुणों का नीति शास्त्र या वर्च्यू एथिक्स कह करके बुलाते हैं। ये बड़ी रुचिकर सी बात है कि जिस समय अरस्तु वर्च्यू एथिक्स दे रहे थे, तकरीबन तकरीबन उसी समय यूनानी पृष्ठभूमि में एक दूसरे कम प्रचलित या कम विख्यात दार्शनिक भी थे, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक, जिनको हम लोग अरिस्टिपस के नाम से जानते थे। अरस्तु का प्रभा मंडल इतना बड़ा था कि शायद अरिस्टिपस उसके पीछे कहीं ना कहीं छुप गए हों, लेकिन उनका सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण था, जब वो नैतिकता के मापदंड के रूप में जन्मजात सद्गुण को नहीं, बल्कि सुख के भाव को महत्व देते थे, यूडेमोनिया को महत्व देते थे। वो कहते थे नैतिकता इसलिए करनी चाहिए, नैतिक आचरण को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये सुख का जन्मदाता होता है। और मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव ना तो नैतिक होता है, ना तो अनैतिक होता है, ना तो स्वार्थी होता है और ना ही परोपकारी होता है, बल्कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि वो हमेशा सुख चाहता है, यूडेमोनिया चाहता है। अर्थात सुख को प्राप्त करने का प्रयास ही एक वयस्क व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो नैतिकता क्या है? जिससे सुख की प्राप्ति हो, और अनैतिकता क्या है? जिससे दुख का की प्राप्ति हो। जैसा मैंने पहले भी कहा कि उस समय अरस्तु का आभा मंडल, उसका ऑरा इतना बड़ा था कि अरिस्टिपस का ये सिद्धांत कहीं छिप कर रह गया। लेकिन 17वीं शताब्दी के आसपास जेरेमी बेंथम नाम के एक गणितज्ञ ने इस सिद्धांत को दोबारा से पढ़ा, दोबारा से स्थापित किया और इसे सुखवाद, हिडोनिज्म के नाम से प्रस्तुत किया। हिडोनिज्म का सिद्धांत हमसे ये कहता है कि सुख ही हमारे नैतिक आचरण का एकमात्र मापदंड है, और ये डिग्रीज में कम या ज्यादा हो सकता है। अर्थात हमारे जितने नैतिक विभ्रम होते हैं, वो इस बात पे होते हैं कि किस प्रकार का आचरण करने से हमें अधिकाधिक सुख की प्राप्ति होगी। जैसा हमको पता है कि जेरेमी बेंथम एक गणितज्ञ थे, तो उन्होंने गणित के कुछ सूत्र बनाए जिसके द्वारा हम अपने सुख का आंकलन कर पाएं, और उन्होंने इसे हिडोनिस्टिक कैलकुलस कह करके बुलाया। लेकिन याद रखिए, गणितज्ञ हर चीजों को मात्रा के माध्यम से समझता है, वो गुणों को नहीं समझ सकता। मतलब वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो कर सकता है, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा एक गणितज्ञ नहीं कर सकता। इसी खामी को ध्यान में रखकर इसके बाद आने वाले दार्शनिक, जिनको हम लोग J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल के नाम से जानते हैं, इन्होंने इसमें सुधार किया और अपना एक नया सिद्धांत दिया, जिसको परिष्कृत सुखवाद, रिफाइंड हिडोनिज्म के नाम से स्थापित किया। उन्होंने कहा ये बात तो सही है कि मनुष्य हर कार्य को सुख के लिए करता है, लेकिन वो सुख वैयक्तिक सुख ना हो करके, पर्सनल हैप्पीनेस ना हो करके, सामूहिक सुख हो तो बेहतर होगा। मतलब कल्पना करें कि आप अपने घर के अंदर बड़े खुश होकर रह रहे हैं, आपने पेट भर के खाना खाया है, आपकी पॉकेट में पैसे हैं और आपके पास सब सुख सुविधाएं हों। लेकिन उसी घर के दूसरे कमरे में आपके परिवार के दूसरे सदस्य दुखी हों, भूखे हों, निर्धन हों, तो आप ज्यादा समय तक सुखी नहीं रह पाओगे। तो आप सुखी कब होगे? जब आपका ये सुख अधिकाधिक लोगों का सुख बन पाए। तो आप कहीं ज्यादा ज्यादा अवधि के सुख
और ज्यादा निश्चित सुख को प्राप्त कर पाओगे। और इसी वजह से इन्होंने कहा, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की प्राप्ति का प्रयास ही नैतिक आचरण कहा जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा, सुख का गणित के माध्यम से आंकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर किसी के सुख का प्रकार अलग अलग होता है। एक बच्चे को शुगर सिरप पीने में मजा आता है, एक बड़े व्यक्ति को शायद ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर पीने में मजा आता है। एक बच्चे को लुका छिपी का खेल खेलने में मजा आता है, एक बड़े व्यक्ति को शायद मुंशी प्रेमचंद का साहित्य या फिर टॉमस हार्डी के नॉवेल्स पढ़ने में मजा आता है। एक बच्चे को नर्सरी राइम्स पढ़ने में मजा आता है और एक बड़े व्यक्ति को शास्त्रीय संगीत सुनने में मजा आता है। तो सुखों का प्रकार भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है, इसका ध्यान रखना अनिवार्य है। और इस वजह से जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने उपयोगितावाद के सिद्धांत को स्थापित किया, अर्थात जो अधिकाधिक लोगों के लिए उपयोगी है वही नैतिक है। तो जहां पे हमने अरस्तु के सिद्धांत को सद्गुणों का नीति शास्त्र कहा था, वहीं पे अरिस्टिपस से चलते हुए बेंथम से होते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल तक पहुंचे हुए इस सुखवाद को परिणाम मूलक नीति शास्त्र या कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि यहां पर परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो उपयोगिता हो चाहे वो सुख हो। कहीं ना कहीं परिणाम मूलक नीति शास्त्र के समर्थक ये बात कहने का प्रयास कर रहे थे, साध्य सबसे महत्वपूर्ण है, पर्पस और द रिजल्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मीन्स आर सब्सिडरी। साधन कुछ भी हो सकते हैं, मतलब आप सुख की प्राप्ति करो, वो सुख या उपयोगिता आप कैसे भी प्राप्त कर सकते हो। बड़ा आकर्षक सिद्धांत था, लेकिन संतुष्टिदायक नहीं था। तो इनकी प्रतिक्रिया के तौर पर इमैनुअल कांट नाम के एक जर्मन दार्शनिक ने आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में एक नवीन सिद्धांत दिया, जिसको हम लोग ने कर्तव्य मूलक नीति शास्त्र के नाम से जाना। हमने इसे डियोंटोलॉजिकल एथिक्स कहा, क्योंकि जर्मन भाषा में डियोंटोलॉजिकल का मतलब होता है ड्यूटी या कर्तव्य। कुछ लोगों की ये भी वर्णन होता है कि डियोंटोलॉजिकल का मतलब ऑन्टोलॉजिकल के परे जाना या तत्व मीमांसा के परे जाना है और इस प्रकार नैतिक बन जाना है। तो आप किसी भी अभिप्राय को स्वीकार कर सकते हो, लेकिन निश्चित रूप से इमैनुअल कांट ने एक बड़ा ही व्यवस्थित और सर्वग्राही सिद्धांत प्रदान किया। उन्होंने कहा, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य करने के पीछे हमारा कोई ना कोई संकल्प भाव छुपा हुआ होता है। देयर इज आवर विल बिहाइंड एवरी एक्शन। उस संकल्प का जन्म कहाँ से होता है? उस संकल्प का जन्म या तो बाह्य स्रोत से होता है या आंतरिक स्रोत से होता है। बाह्य स्रोत धार्मिक ग्रंथ भी हो सकते हैं, आप्त वाक्य भी हो सकते हैं, कोई प्रॉफिट या मसीहा भी हो सकता है। इसलिए हमने इसे पवित्र संकल्प या होली विल के नाम से जाना। ये महत्वपूर्ण तो है, लेकिन शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये स्रोत कहीं और से आ रहा है जिसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। तो शुद्धतम स्वरूप क्या क्या होगा? जो कहीं बाहर से ना आकर के आपके अंतःकरण से आए, और उसे हमने गुडविल कह करके बुलाया। इमैनुअल कांट ने कहा, ये संकल्प का शुद्धतम स्वरूप है। इट इज द ओनली ज्यूल दैट शाइन्स बाय इट्स ओन लाइट। ये ऐसा जवाहरात है जो स्वयं के प्रकाश से अदम्य होकर चमकता है। सीधे शब्दों में कहें तो इस प्रकार का संकल्प चूंकि हमारे अंदर से आता है, तो ये स्वतंत्र होता है, स्वायत्त होता है, और इसके आधार पर जो कार्य हम करते हैं वही हमारा कर्तव्य होता है, हमारी ड्यूटी होती है। और इस प्रकार कांट कहते हैं कि कर्तव्य के लिए किया गया कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण नैतिक आचरण बनाता है। वो कहते हैं, उदाहरण के लिए, अगर एक मजिस्ट्रेट
कटघरे में खड़े अपने बेटे को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो उसका बेटा है, तो आपका आशय शुद्ध नहीं था, इंटेंशन अच्छी नहीं थी, तो आप अनैतिक हो गए। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट अपने उसी बेटे को जो कि कटघरे में खड़ा है इसलिए छोड़ देता है, इसलिए बाइज्जत बरी कर देता है क्योंकि ये गवाह और सबूत के द्वारा प्रमाणित है, सत्यापित है, तो ये नैतिक आचरण है। गौर कीजिएगा, दोनों कंडीशंस में उसने अपने बेटे को बाइज्जत बरी किया, लेकिन परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। कांट कहते हैं आशय महत्वपूर्ण है, इंटेंशन महत्वपूर्ण है। इसलिए केवल अच्छा परिणाम प्राप्त करना सही बात नहीं है, बल्कि हमारा आशय भी सही होना चाहिए। इनफैक्ट एंड से ज्यादा मीन्स महत्वपूर्ण होता है, साधन से ज्यादा साध्य महत्वपूर्ण होता है। आपने क्या पाया ये तो बाद में देखेंगे, आपने किस तरह से पाया वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। और इसीलिए परिणाम मूलक नीतिशास्त्री जैसे अरिस्टिपस, बेंथम, मिल का खंडन करते हुए कांट कहते हैं, इट इज नॉट द एंड विच जस्टिफाइज द मीन्स, रादर इट इज द मीन विच जस्टिफाइज द एंड्स। अगर हम देखें तो पाएंगे साधन साध्य साधन के औचित्य को निर्धारित नहीं कर सकता, ये तो साधन है जो साध्य के औचित्य को निर्धारित करेगा। ये सिद्धांत अत्यंत चित्ताकर्षक है, अधिकांश लोग इसे स्वीकार करते हैं और आप इसकी झलक भागवत गीता के निष्काम कर्म और पुरुषार्थ में भी पा सकते हैं। हम सबने देखा है ना, कर्म की चिंता मत करो, उचित भाव के साथ अपना कर्तव्य करो, कर्म का फल तो आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कर्म फल की चिंता नहीं, कर्म के पीछे के आशय की चर्चा करना आवश्यक है। यही बात तो कांट भी अपनी डियोंटोलॉजिकल एथिक्स में कह रहे हैं, और इसके आधार पर वो 3 पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी, जिनको वो 3 कैटेगोरिकल इंपरेटिव्स कहते हैं, उनका भी निर्माण करते हैं। केवल उसी का पालन करें जो सार्वभौमिक बन सके, कभी भी दूसरे व्यक्ति को अपने कार्य की पूर्ति के लिए साधन के तौर पर न इस्तेमाल करें, और साध्यों के साम्राज्य के उत्तरदायी सदस्य के रूप में स्वीकार करें। कहीं ना कहीं उनका निहितार्थ यही था, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं होता, समाज के साथ बंधा हुआ व्यक्ति ही वास्तविक रूप से नैतिक सामाजिक प्राणी बन सकता है। आपको मैं यहाँ पे आपके सामने वर्णन करना चाहूंगा रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन था, जो आप इसके साथ जोड़कर देख सकते हो। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था, मिट्टी से बंधन कभी भी पेड़ की मुक्ति नहीं हो सकती, मिट्टी से जुड़कर ही पेड़ अपना विकास प्राप्त करता है। उसी प्रकार जब आप किंगडम ऑफ एंड्स के सदस्य के तौर पर कार्य करते हो, तो आपका कार्य कर्तव्य बोध के साथ समस्त समाज के लिए उपयोगी होता है, और यही आपका कर्तव्य होता है। इस सिद्धांत की आलोचना ये है, और इसकी 3 प्रमुख आलोचनाएं होती हैं जो मैं सरल शब्दों में आपके सामने रखूंगा। Kant's deontological ethics is number 1 dry, number 2 rigorous, and number 3 ascetic. ये शुष्क है, ड्राई है, क्योंकि कांट ने अपने इस सिद्धांत में संवेगों के लिए, भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं रखा। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा, मनुष्य बौद्धिक तो है, कर्तव्य बोध तो रखता है, लेकिन वो भावनात्मक प्राणी भी है, इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, ये रिग्रेस है, अत्यंत कठिन है। भला एक मजिस्ट्रेट जिसका बेटा सामने कटघरे में खड़ा है, वो निष्पक्ष कैसे होगा? उसके लिए ये निर्णय लेना, अगर उसने लिया भी, तो बहुत कठिन, बहुत दुर्गम रहा होगा। और तीसरा, कांट की डियोंटोलॉजिकल एथिक्स एस्थेटिक है। एस्थेटिक का मतलब वैरागी के समान है, विरक्त के समान है, साधु का स्वभाव है। और साधु का स्वभाव आपको पता है, छल, कपट, लोभ, माया से रहित होता है। किंतु ऐसा स्वभाव, ऐसा चरित्र प्राप्त करना, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से कांट की एथिक्स को ड्राई,
रिगरस और एस्थेटिक कहा जाता है। अंततोगत्वा जो हमारे पास चौथा सिद्धांत आता है, इसको हम लोग अंतःबोध आधारित या अंतः प्रज्ञात्मक नीति शास्त्र कह करके बुलाते हैं। हम इसे इंट्यूशनलिस्टिक एथिक्स भी कह करके बुलाते हैं, जिसके प्रमुख चिंतक जोसेफ बटलर और सैमुअल अलेक्जेंडर हैं। और इन लोग का कहना है नैतिकता के स्थापना के लिए किसी भी मापदंड की आवश्यकता नहीं है, ना तो वो वर्च्यू एथिक्स, ना वो कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स, ना वो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। ना तो आप सुख को पैमाना बना सकते हो, ना आप उपयोगिता को पैमाना बना सकते हो, और ना ही आप कर्तव्य को पैमाना बना सकते हो। तो नैतिकता का पैमाना होगा क्या? वो कौन सा लिटमस पेपर टेस्ट होगा जिसके द्वारा हम इस बात को निर्धारित करेंगे कि ये आचरण नैतिक है या अनैतिक है? इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं वो तो आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको बता देगी, वो तो आपकी वॉइस ऑफ कंसाइंस आपको बता देगी, वो तो आपके हृदय में पहले से विद्यमान है। और आंशिक रूप से ये बात सही भी लगती है। आप सब जब भी कोई कार्य करते होगे तो कार्य को करने की प्रक्रिया के दौरान आपको इस बात का एहसास हो जाता होगा कि आप अच्छा कार्य कर रहे हो या बुरा कार्य कर रहे हो। वो बात दूसरी है, बाद में आप तर्क के द्वारा उस आवाज को दबा दो, आप उसको अनसुना कर दो, आप उसकी अवहेलना कर दो, लेकिन वो सिद्धांत तो विद्यमान रहता ही है। और यही इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं। इस सिद्धांत को बाइबल के साथ जोड़कर भी देखा जाता है, और धर्म के साथ जोड़कर देखने के कारण कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन यही वो चार सिद्धांत हैं जिनके द्वारा हम नैतिकता का पालन करते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि हमने तो चार सिद्धांत सीख लिए, चार मापदंडों को समझ लिया, अपने सामान्य व्यवहार में हम किस सिद्धांत, किस पैमाने का पालन करें? इसका जवाब देते हुए नीति शास्त्री दार्शनिक कहते हैं ये सापेक्ष है। अलग अलग परिस्थितियों में हम अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों का पालन करते हैं, और इसी को हम मॉरल रिलेटिविज्म, नैतिक सापेक्षतावाद के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। ये मेरे साथ और आप सबके साथ भी है। कभी कभी हम कार्य को इसलिए करते हैं क्योंकि हमको सुख की प्राप्ति करनी होती है, कभी कभी हम कार्य को इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा जन्मजात झुकाव है, कभी कभी हम कार्य को इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, और कभी कभी हम किसी कार्य को इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी अंतरात्मा की आवाज हमको ऐसा करने के लिए कहती है। तो मॉरल डिसीजंस रिलेटिव होते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होते। हाँ, वो बात दूसरी है, जब किसी खास वक्त में आप अपने जन्मजात या परवरिश के द्वारा प्राप्त सद्गुणों के कारण कोई आचरण करते हो, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप अरस्तू के सिद्धांत का समर्थन कर रहे हो। कभी कभी जब आप किसी सुख की, प्रसन्नता की, उपयोगिता की भावना के साथ कार्य करते हो, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आप बेंथम और मिल के सिद्धांत को व्यवहार में अपना रहे हो। कभी कभी जब आप शुद्ध रूप से कर्तव्य होने के कारण किसी कार्य को करते हो, तो ऐसा लगता है कि आप इमैनुअल कांट के सिद्धांत का समर्थन कर रहे हो। और कभी कभी जब बिना किसी तर्क के आप केवल अपने अंदर की आवाज के आधार पर किसी आचरण का पालन करते हो, तो ऐसा लगता है कि आप बटलर और एलेक्जेंडर की बात को मान रहे हैं, और आप अंतः प्रज्ञात्मक नीति शास्त्र का पालन कर रहे हैं। तो चिंतक इस बात को भली भांति जानते हैं कि एक ही पैमाने का आप हमेशा इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं हो सकता। कालांतर में ये चीजें बदलेंगी, परिस्थितियों के अनुसार बदलेंगी, लेकिन जाने अनजाने में, चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप इनमें से किसी एक पैरामीटर, किसी एक मापदंड का पालन करोगे, और वही आपका नैतिक सिद्धांत बनेगा। यही वजह है कि जब हमारी हमारी अगर किसी से विवाद हो जाए, तो जब हमारा व्यक्तिगत अनुभव होता है, तो हम प्रतिशोध चाहते हैं। जब हम सामाजिक पद पर बैठे होते हैं, तो हम एक
उदाहरण बनाना चाहते हैं, वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। और जब हमारा कोई मतलब नहीं होता, कुछ समय पहले कसाब की घटना में हर भारतीय इस बात को जानता था और मानता भी था कि कसाब को अत्यंत कठोर दंड मिलना चाहिए, हर आतंकवादी को कठोर दंड मिलना चाहिए। और वो दंड उम्र कैद भी हो सकती है और किसी अपवादजनक परिस्थिति में मृत्यु दंड भी हो सकता है, और संपूर्ण समाज अगर वो नैतिक है तो इस बात को स्वीकार करेगा। लेकिन कसाब की मां ने क्या कहा? उन्होंने कहा, बेशक मेरे बेटे ने बहुत घृणित कार्य किया और इसके लिए उसकी आलोचना, उसका दंड होना चाहिए, लेकिन आप उसे मृत्यु दंड मत दो, क्योंकि वो मेरा बेटा है ना। तो आपने देखा, जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हमारे मापदंड भी बदल जाते हैं। लेकिन कितनी भी परिस्थितियां बदलें, इन चारों में से एक मापदंड सदैव प्रभावी रहेगा। अगर हम लोग इसको भारतीय संदर्भ में देखें, तो भारतीय संदर्भ में नैतिकता की स्थापना रित के सिद्धांत के द्वारा होती है। वही रित का सिद्धांत जिसे अलग अलग संप्रदाय ने कभी अपवर्ग, कभी अदृष्ट, कभी अपूर्व, कभी कर्म के सिद्धांत के द्वारा जाना। और ये नैतिकता केवल दो मूलभूत मान्यताओं पर आधारित है: कृतप्रनाश, आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता, और अकृतव्य उपगम, जिसका मतलब आपकी वर्तमान परिस्थिति आपके ही पूर्वगत कर्मों का परिणाम है। तो जिस प्रारब्ध की बात भारतीय संदर्भ में होती है और पुरुषार्थ का पालन करें, तो हम पूर्व जन्म के कर्मों से बच सकते हैं, उनके परिणामों से बच सकते हैं। पूर्व जन्म कृतम कर्म अर्थात दैव से बचने का एकमात्र साधन अनासक्त कर्म, निष्काम कर्म या पुरुषार्थ का पालन करना है। वो पुरुषार्थ का पालन जो हमें इस बात का अनुभूति कराता है कि यूनिवर्स इज अ मॉरल स्टेज वेयर ऑल द इंडिविजुअल्स गेट अ पार्ट एंड द ड्रेस दैट बेफिट देम एंड आर टू एक्ट वेल टू डिजर्व वेल इन द फ्यूचर। इस संसार को एक रंगमंच के समान समझिए, जहां पर आप एक भूमिका का निर्वाह करने के लिए आए हैं, और जब आप उस भूमिका का निर्वाह कर रहे हो तो आपको निष्पक्ष, निष्काम होना चाहिए, और अपने कर्तव्य की पूर्ति के बाद बिना किसी भावना, बिना किसी आकर्षण के आपको मंच के नीचे उतर जाना चाहिए। ये निष्काम भाव ही मोक्ष की स्थिति को जन्म देता है, हमें स्थित प्रज्ञ बनाता है, और हमें संयम और अभ्यास के साथ इस भाव को और ज्यादा पुष्पित और पल्लवित करने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संदर्भ में आपको पाश्चात्य संदर्भ के चारों सिद्धांत, वर्च्यू एथिक्स, कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स और इंट्यूशनलिस्टिक एथिक्स की झलक मिलती है। तो चाहे आप भारतीय हो, चाहे आप पाश्चात्य हो, चिंतकों के सोचने के पैमाने और तरीके एक जैसे ही रहे हैं, जो हमारे सामाजिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी, अत्यंत प्रासंगिक बने हैं और सदैव बने रहेंगे। आप इनके खिलाफ का अध्ययन करना अनिवार्य होता है, और आप सब इन्हें रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ें, यही आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद।